Rahman Rahim. Welcome back to Fundamentals of Computer Systems. Today we're back with a new topic. It's about logic design. So we'll be studying hardware. Personally, I find this topic to be the most exciting one in this whole semester. And here's why. As a student at least, मुझे जब तक हम पढ़ रहे थे things like assembly language and programming at register levels and programming within the microprocessor, ठीक है, सारी चीज़ों में आप ज़्यादा डीप जा रहे होते हैं, it's exciting, लेकिन वो फीलिंग अभी तक नहीं आती कि you understand everything end to end. और वो फीलिंग पहली मर्तबा तब आती है when you really get to realize कि जितना कुछ आपने ये सीखा है ये सब कुछ एक एक्चुअल टेंजिबल फिजिकल माइक्रो प्रोसेसर की फॉर्म में मैनिफेस्ट कैसे होता है. हाउ डू यू टेक इट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स टू एन एक्चुअल पीस ऑफ हार्डवेयर that is able to execute your instructions, that is able to run your programs, that can run everything from as simple stuff to as simple stuff like running calculations to as complicated things like running 3D graphics and machine learning algorithms and deep learning algorithms and so on and so forth. ये सब कुछ कैसे होता है, वो प्रोसेसर बनता कैसे, and that feeling कि अगर given enough resources आप खुद उसको बना सकें, the feeling of making your own microprocessor. और वो पहली मर्तबा तब आती है जब आप हार्डवेयर लेवल की डिटेल जाकर देखते हैं. एंड यू ऑल्सो रियली गेट टू अप्रिशिएट के डीप डाउन हाउ सिंपल दोज बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स आर जिनकी मदद से सब कुछ बनता है. और आई होप कि थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको ये फीलिंग आई होगी, गोइंग फ्रॉम सी डाउन टू असेंबली लैंग्वेज थिंग्स बिकम मोर एंड मोर सिंपल. और जैसे अगर आपको याद हो, मैंने सेमेस्टर की शुरू में एक दफ़ा कहा था, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग अबाउट असेंबली लैंग्वेज इज दैट इट्स वेरी वेरी सिंपल. Yani, at its basic level, everything is it implements very few operations. यानी जो काम हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सारे काम एक साथ कर रही होती है, लो लेवल लैंग्वेज बहुत कम काम पर इंस्ट्रक्शन कर रही होती है. एंड व्हेन यू गो डाउन टू द हार्डवेयर यू विल फील कि एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर्स हैं, एक ही तरह के काम हैं जिसको हम बार बार बहुत से यूनिट्स लगाकर उन्हीं कामों को इन पैरेलल कर रहे होंगे और हम कहेंगे ओके नाउ एडिशन होना शुरू हो गई और अब मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो गई और अब एंड होना शुरू हो गया और होना शुरू हो गया, ALU बन गया, रजिस्टर्स बन गए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर वुड बी कि हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ लॉजिक डिज़ाइन से एंड देन विल सी कि कितनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्किट्स हैं जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में लगे हुए हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है. इनफैक्ट जो आपकी बुक है उसमें जो आपने y86 का आर्किटेक्चर देखा है, दे टेक इट ऑल द वे टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल माइक्रो प्रोसेसर. दे बर्न इट ऑन एन FPGA, दे प्रोग्राम एन FPGA विद दैट. और हम इसकी बात आगे जाकर करेंगे और थोड़ी सी बात इसकी भी अगर मौका मिला तो करेंगे कि FPGAs होते क्या हैं और what do we mean when we say कि we burn an FPGA and program a microprocessor on top of it, yeah, program any logic circuits on top of that. But anyhow, with that introduction, let's begin this exciting journey of logic design. एज़ यूजुअल हमारा जो रेफरेंस है वो हमारी बुक है और जो स्लाइड्स हैं लेक्चर स्लाइड्स बाय रेंडल बायरन, हम इसी को यूज़ कर रहे होंगे जैसे कि हम इससे पहले यूज़ करते रहे हैं. फील फ्री टू गो टू द वेबसाइट ऑफ द ऑथर और वहाँ से इसके रिसोर्सेज वगैरह आपको सब मिल जाएंगे. ऑल राइट जनाब, सो जस्ट एज अ हाई लेवल ओवरव्यू हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या क्या मुख्तलिफ काम हैं जिनको करने की ज़रूरत है, जो काम करने पड़ते हैं. सो अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए अपनी प्रोग्रामिंग के एंगल से, असेंबली लैंग्वेज के एंगल से, ज़रा सोचिए कि हार्डवेयर के अंदर आपकी असेंबली लैंग्वेज क्या क्या कुछ करना रिक्वायर कर रही थी. और मैं यहाँ पे इस लिस्ट में नीचे से शुरू करूँगा. आपको चीज़ें स्टोर करनी होती थी, फॉर एग्जाम्पल्स जिन चीज़ों को आप रजिस्टर्स में स्टोर करते थे या मेमोरी में स्टोर करते थे. सो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज. So our question from the logic design perspective would be, how do you implement a register? How do you implement memory? फिर एक और जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि computations कैसे होती हैं. So how do you do addition, for example? How do you do subtraction? How do you implement AND, OR, exclusive OR, and so on and so forth? और ये सब कुछ मिलाकर अगर आपको याद हो
दिस इज योर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनफैक्ट जो आपने जिस चीज़ की हमने पहले बात की थी वो अरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट था, लेकिन खैर आपको याद होगा कि y86 के अंदर से हमने शिफ्टिंग निकाल दी है, क्योंकि शिफ्टिंग को हम इंप्लीमेंट और तरीकों से भी कर सकते हैं, तो लिहाजा शिफ्टिंग का ऑपरेशन उसमें नहीं है इन द सिंपलर आर्किटेक्चर। बट एनी हाउ शिफ्ट भी हार्डवेयर में इंप्लीमेंट करना एक्सट्रीमली सिंपल है। और अगर मुझे लेक्चर के बीच में जब मैं आपको मल्टीप्लेक्सेस पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे जहन में आ गया तो आई जस्ट शो यू रियली क्विकली हाउ सिंपल इज इट टू इंप्लीमेंट शिफ्ट ऑपरेशंस। अच्छा, एंड देन द थर्ड एस्पेक्ट, सो दिस वाज द सेकंड एस्पेक्ट, सो स्टोरेज, यानी आपके पास मेमोरी के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेमोरी में डेटा को स्टोर करना और फिर डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करना एंड देन फाइनली उसकी कम्युनिकेशन। सो हाउ डू यू गेट डेटा फॉर एग्जांपल फ्रॉम द मेमोरी to the registers, from the registers through the ALU and maybe back to registers or stored in memory and so on and so forth. तो ये कम्युनिकेशन कैसे होती है? और आपको याद होगा हमने जब शुरू में सेमेस्टर की बात की थी तो हमने बसेस को डिस्कस किया था, विच वर लाइक पैरेलल वायर्स, जो कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रही होती हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली ये बात आपको इससे पहले भी मालूम है, आप जानते हैं कि जितना कुछ भी हार्डवेयर लेवल पर एक्सप्रेस हो रहा है वो इसेंशली, हम अगर अभी भी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर कहें तो जीरोज और वंस की फॉर्म में हो रहा है, लेकिन अगर बिल्कुल प्रिसाइसली कहें तो वो एक से ज़्यादा सिंबल्स यानी दो सिंबल्स की फॉर्म में हो रहा है। अब वो सिंबल्स हार्डवेयर के अंदर हमेशा दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स को असाइन कर दिए जाते हैं। सो इन एसेंस, और मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि हम इस डिस्कशन के अंदर ना अपने थॉट को थोड़ा सा और ब्रेथ दें, कि जब भी हम ये कहते हैं ना कि बिट्स, सो अ बिट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो दो फॉर्म्स, एक लेट्स से इट्स अ सिंबल जो कि दो मुख्तलिफ फॉर्म्स ले सकता है, सो इट्स लाइक टू सिंबल्स, सो अ बिट कैन टेक ऑन टू सिंबल्स, जिसको हम आसानी के लिए 0 और 1 कह देते हैं, लेकिन इसका 0 और 1 होना जरूरी नहीं है, इट कुड बी एनी टू थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरा सूरज निकला हुआ होना इज वन सिंबल और सूरज डूबा हुआ होना इज अनदर सिंबल। सो इन अदर वर्ड्स, अगर आप रात और दिन को देखें तो एक बिट फ्लिप हो रही है, 0 1 0 1 0 1 0 1, और जिसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा ये अब डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि फिर डस्क क्या होगी, यानी कि डॉन और डस्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो 0 और 1 के दरमियान की कोई चीज़ है। एंड ऑब्वियसली हम अभी हार्डवेयर के अंदर देखेंगे कि हम हमारे पास उस चीज़ का सोल्यूशन भी होता है कि उसके लिए हम एक थ्रेशोल्ड लगा देते हैं कि जब इससे कम लाइट हो जाएगी तो हम कहेंगे रात हो गई, और इससे ज़्यादा लाइट हो जाएगी थ्रेशोल्ड से तो हम कहेंगे दिन हो गया। सो व्हेन आई टॉक अबाउट सिंबल्स, अपने जहन में हमेशा रखा करें कि 0 और 1 का मतलब, ठीक है हमारे बूलियन लॉजिक के अंदर या अरिथमेटिक के अंदर 0 और 1 का एक प्रिसाइज मीनिंग है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अ बिट which can represent two different just two unique symbols, वो मिलकर एक हमारी बाइनरी डिजिट बना देती है। वो टू यूनिक सिंबल्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये 0 1 इसी फॉर्म में हो, वो कोई दो यूनिक चीज़ें हो सकती हैं, राइट? ठीक है, तो एक मैग्नेट का इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होना वर्सेस के इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होना आर टू सिंबल्स, राइट? एक सरफेस का शाइनी होना वर्सेस नॉन शाइनी होना आर टू सिंबल्स। और ये बाय द वे मैं जिन चीज़ों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये मैं एक्चुअल अब हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ। ये शाइनी और नॉन शाइनी वो टेक्निक है जो कि हम सीडीज़ में यूज़ करते थे। ये सीडी के अंदर जो है, जब हम बर्न करते हैं एक सीडी को, तो उसके अंदर हम जिन जगहों को बर्न आउट कर देते हैं उन जगहों को हम शाइनी होने से ख़त्म कर देते हैं, जो शाइनी रह जाती हैं। सो नाउ वी हैव टू सिंबल्स, शाइनी वर्सेस नॉन शाइनी, उसमें हम इंफॉर्मेशन इनकोड कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपकी हार्ड ड्राइव है, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, उसके अंदर हम मैग्नेटिकली इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और ये जो मैंने आपको एरोज की एग्जांपल दी है, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी स्टोर मेमोरी इन मैग्नेटिक, हाउ वी स्टोर डेटा इन मैग्नेटिक फॉर्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारे केस में वो वोल्टेज लेवल्स होंगे। So communication in our context would mean low or high voltage on the wire. Computation in our case would mean computation of Boolean functions. So ये सब कुछ हम Boolean algebra की फॉर्म में implement करेंगे। So हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम addition implement कर सकते हैं, subtraction and other चीज़ें। And storage would be storage of bits of information. So single bit store करना सीखेंगे और उसकी मदद से फिर काफ़ी सारी बिट्स को स्टोर करना सीखेंगे। सो जिस तरह सिंगल स्टोर होती है वैसी 10 भी होंगी, 16 भी होंगी, 64 भी होंगी एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट विल टर्न आउट टू बी कि जब जिस तरह से सिंगल बिट के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे होंगे, उसी तरह से उसी को रेप्लिकेट करके हम हायर नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर उन ऑपरेशंस को रेप्लिकेट कर सकेंगे। अच्छा जनाब, ये डायग्राम आपने इससे पहले भी देखी हुई है, एक दफ़ा मैं दोबारा इसको एलैबोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वोल्टेज नज़र आ रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम नज़र आ रहा है, और आप इस जो ग्राफ बीच में देख रहे हैं इसमें आपको नज़र आ रहा है एक वोल्टेज लेवल्स।
एंड हियर यू कैन सी कि हमने इन वोल्टेज लेवल्स को नाम दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जब भी ये इस येलो जोन के अंदर है तो हम इसे कह रहे हैं कि ये 0 है, और जब भी ये इस वाले येलो जोन के अंदर है तो हम इसे कह रहे हैं ये 1 है। तो हमने ये थ्रेशोल्ड्स डिफाइन कर दी हैं कि इस थ्रेशोल्ड से इस तरफ सब कुछ 0 है और इस थ्रेशोल्ड से ऊपर सब कुछ 1 है। और इस डायग्राम के अंदर एटलीस्ट इस थ्रेशोल्ड के अंदर जब कुछ भी है तो वो अनडिफाइंड है, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। सो ये किस वजह से रखी गई है? हम इस थ्रेशोल्ड को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस थ्रेशोल्ड से जो कुछ नीचे है वो 0 है और इस थ्रेशोल्ड से जो कुछ ऊपर है वो 1 है। यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये होगा कि slight noise in the signal would be interpreted as changes between zeros and ones. तो इसके लिए आम तौर पर हम करते ये हैं कि हम हाई रेंज और लो रेंज डिफाइन कर देते हैं, कोई गार्ड रेंज उनके बीच में रख देते हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये सिग्नल क्या है, अभी ये नॉइजी है, तो लिहाजा ये स्टेबलाइज होता है इन इट्स हाई जोन और इट्स लो जोन। सो हाई जोन और लो जोन के अंदर जब ये स्टेबलाइज होता है तो हम उसे 1 और 0 मानते हैं, वरना उसके दरमियान में हम इसको अनडिफाइंड कहते हैं, इतनी जगह इसको अनडिफाइंड कहते हैं। ये एक अगेन एक सिंपलिस्टिक इसका ओवरव्यू है। इसकी फर्दर डिटेल्स में जब आप कभी आपको मौका मिले आप जाकर पढ़िए कि TTL के अंदर हम ये चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और CMOS के अंदर हम क्या वोल्टेज लेवल्स यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे जो लोग इंटरेस्टेड हों वो इन चीज़ों को लुकअप करके फर्दर इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। सो अब जब हमने ये बीच में टॉलरेंस रख दी है तो अब इस तरह की चीज़ें कि इंडक्टिव नॉइज़ आ जाना, तार में से सिग्नल जा रहा है, तार के ऊपर इंडक्टिव नॉइज़ की वजह से कोई चेंजेस आ जाना हमारे सिग्नल के अंदर, तो जब आपने बीच में गार्ड रखे हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ और लो क्वालिटी ऑफ सर्किट एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं कर रही होती आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ को, क्योंकि वरना ये हो सकता है ना कि थोड़ी सी नॉइज़ आई आपके सिग्नल में और उसने जीरोज़ को वंस और वंस को जीरोज़ बना दिया। तो इस वजह से ये बीच में आपने ये गार्ड का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। ठीक है। सो एसेंशियली जो हम यहाँ पर इस स्लाइड में सीख रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि हम दो वोल्टेज लेवल्स डिफाइन कर देंगे और एक को हम कह देंगे आर्बिट्रेरली 0 और एक को कह देंगे 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये ज़रूरी है कि हाई वोल्टेज को 1 कहा जाए और लो वोल्टेज लेवल को 0 कहा जाए, तो हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा। हाई वोल्टेज लेवल का 1 होना और लो वोल्टेज लेवल का 0 होना कन्वेंशन है, मस्ट नहीं है। You can always operate in an environment you can define कि जी for example I don't know 2 volts से मैं 0 to 5 डिफाइन कर देता हूँ। so let's say these are 0 to 5 volts and 0 से लेकर 2 तक जो है वो let's assume मैं कहता हूँ कि वो 1 है, और let's say 3 से लेकर 5 तक जो है वो मैं कह देता हूँ कि 0 है, और 2 से लेकर 3 तक जो है ये मेरा गार्ड जोन है जहाँ पे अनडिफाइंड है। ठीक है, मैं ये भी कर सकता हूँ, और मैं ऑब्वियसली ये भी कर सकता हूँ कि 0 से लेकर 2 तक 0 है और 3 से लेकर 5 तक 1 है। जब डिफाइन एक दफ़ा कर दिया तो अब पूरे हार्डवेयर में उसको सेम रखना पड़ेगा, अब उस कन्वेंशन को सेम रखना पड़ेगा। लेकिन पहली दफ़ा डिफाइन करने में कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हाई वोल्टेज इज़ 1 एंड लो वोल्टेज इज़ 0। इट्स अ कन्वेंशन, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। कोई चीज़ इस चीज़ को नेसेसिटेट नहीं कर रही। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप लोग अब इस मौके के ऊपर अपने जो सोच है वो उसको ज़रा बढ़ाएं और खाली एक कन्वेंशंस के ऊपर ये ना समझें कि जी बिकॉज वी एज्यूम कि हायर्स आर वंस एंड 1 इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली 0 से बड़ी होती है तो हमेशा हाई वोल्टेज जो है वो 1 ही होगा। ठीक है जनाब। सो यहाँ पर आपने जो कुछ सीखा है, दिस इज द एनकोडिंग ऑफ अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। दिस इज द एनकोडिंग ऑफ अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज लेवल हाई लो होकर जो कुछ भी बन रहा है ये एक 0 या एक 1 यानी एक सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि दो यूनिक सिंबल्स ले सकती है। अच्छा जनाब, अब आपके सामने आपके फेमिलियर फ्रेंड्स द एंड गेट, द और गेट और नॉट गेट आपको बने हुए नजर आ रहे हैं। योर एंड, योर और एंड योर नॉट। इसके फंक्शन से आप बहुत बखूबी वाकिफ हैं कि ये क्या होते हैं। एंड की जो मेन प्रॉपर्टी है कि इसकी जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू नहीं हो जाती या दोनों इनपुट्स 1 नहीं हो जाती, जो भी आपने सिंबल असाइन किया हुआ है लेकिन हम 1 कहेंगे हमारे ट्रू सिंबल को, जब दोनों 1 होंगी तो आउटपुट 1 होगी, बाकी सारे केसेस में आउटपुट 0 होगी। और के केस में जब दोनों 0 होंगी तो आउटपुट 0 होगी, बाकी सारे केसेस में आउटपुट 1 होगी। ठीक है, और नॉट के केस में जो कुछ भी इनपुट होगी आउटपुट पे उसका इन्वर्टेड वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, यहां पर हम साथ साथ एक चीज और सीखेंगे और वो है हमारी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है, वो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जो हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे वो उसकी सिंटैक्स बिल्कुल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह की होगी। सो दिस बेसिकली अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज या हार्डवेयर कोडिंग लैंग्वेज allows us to encode
our hardware circuitry in the form of a language. तो इसको हम एक प्रोग्राम की तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे जाकर हम जिस वक्त इन चीज़ों को एक्चुअल हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उससे आसानी होती है। इनफैक्ट हम उसकी सिमुलेशन वगैरह सारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह रन भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप ये सिंबल्स ऊपर देख रहे हैं, आउट इज इक्वल टू, और बीच में जो आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये हमारी जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे उसके अंदर ये सिंबल्स होंगे जो हम इससे पहले सी लैंग्वेज के अंदर, आपको याद होगा, ये हम लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते रहे, बिटवाइज के लिए नहीं, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। और यही अब यहाँ से आगे हम हार्डवेयर के अंदर इन सिंबल्स को यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो एंड है इसको शो करने के लिए, टू इनपुट एंड के लिए, आउट इज इक्वल टू ए double ampersand b, so this is your and this is your or and this is your not, जो बैंक सिंबल है आपका, ठीक है। ये याद रखना है कि हमने अब से ये वाले सिंबल्स यूज करने हैं, ठीक है। सो योर आउटपुट्स आर नाउ बूलियन फंक्शंस ऑफ योर इनपुट्स। एंड अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है जो कि नॉर्मली हमारे जहन में उस तरह से नहीं होती, और वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपेगेशन डिले। यहाँ मैं पहले इस स्लाइड में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन अगली स्लाइड में मैं इसकी कुछ फर्दर डिटेल के अंदर जाऊँगा। सो यहाँ पर आप दो इनपुट्स देख रहे हैं। सो ये आपकी ए और बी इनपुट्स हैं। लेट्स एज्यूम कि ओवर टाइम इनके वोल्टेज लेवल्स इस तरह से चेंज हो रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट योर ए इज ज़ीरो, योर ए इज ज़ीरो एट दिस पॉइंट एंड योर बी एट दिस पॉइंट इज 1, ठीक है। ग्रीन वाला बी है और रेड वाला आपका ए है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर जाकर आपका लेट्स से यहाँ पर आपका ए जो है वो 1 हुआ है और इस पॉइंट पर आकर आपका जो है वो बी वो 1 हुआ है। और लेट्स एज्यूम कि हम यहाँ पर एंड की आउटपुट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, इस पॉइंट पर दोनों इनपुट्स जो हैं आपकी वो 1 हो चुकी हैं, ए और बी, मीनिंग कि जो आपकी आउटपुट है ए एंड बी, लेट्स एज्यूम, वो इस पॉइंट के ऊपर 1 हो जानी चाहिए। लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये फौरन 1 नहीं होगी, बल्कि कुछ टाइम के बाद 1 हो रही होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि इस बात की रीज़न क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 हो चुकी हैं, लेकिन आउटपुट जो 1 हो रही है वो उसके कुछ टाइम के बाद हो रही है? ये डिले किस वजह से आ रहा है, जिसको हमने राइजिंग डिले यहाँ पर कहा। और सिमिलरली आप देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर 0 हो गई और ये यहाँ पर चली गई नीचे, लेकिन जो इसका असर है वो आउटपुट के ऊपर कुछ डिले के बाद नजर आया। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? सो बेसिकली ये दो डिलेज हैं, इन डिलेज को हम प्रोपेगेशन डिलेज कहते हैं। And this delay is essentially because of the propagation of the current through the gate. जितना वक्त इस गेट में से गुजरने में लगा है, ये बेसिकली उस चीज का डिले है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड में जाकर। मैं हमेशा अपनी क्लास को जब भी कभी मैं लॉजिक डिजाइन पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं ये एग्जाम्पल जरूर दिया करता हूँ। इस एग्जाम्पल के कई फायदे हैं। एक फ़ायदा इसका ये है कि इससे प्रोपेगेशन डिले समझ में आ जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इससे ये भी समझ में आ जाता है कि एंड और नॉट इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको हमेशा बिजली और तारों और करंट की ज़रूरत नहीं है, ये और तरह से भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सो हियर व्हाट वी आर क्रिएटिंग आर वाटर गेट्स। सो दीज आर वाटर गेट्स। सो फर्ज कर लीजिए कि ये आपका एक रेजर्वॉयर ऑफ वाटर है जो यहाँ पड़ा हुआ है और मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ एंड का ऑपरेशन। ये मेरे पास दो टैप्स हैं। So this is my tap A and this is my tap B. And I define a convention that a closed tap is 0 and an open tap is 1. नलका खुला हुआ है, चीज गुजर रही है तो 1 है, बंद है तो 0 है। एंड सिमिलरली हम यहाँ आउटपुट के ऊपर बिल्कुल क्लोज टैप का मतलब यह है कि कोई फ्लो नहीं, और ओपन टैप का मतलब यह है कि फ्लो है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज फ्लो, सो क्लोज टैप या फ्लो, सॉरी नो फ्लो, लेट मी जस्ट राइट दैट, क्लोज टैप या नो फ्लो का मतलब होगा 0 एंड ओपन टैप या यस फ्लो का मतलब होगा 1। ठीक हो गया, हम इस पे क्लियर है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं। नलका बंद कर दिया तो 0 कर दिया, नलका खोल दिया तो 1 कर दिया, इतनी सी बात है। अब जरा इस चीज को देखते हैं। I want to implement an AND gate. This first example on the left is basically showing you an AND operation. कैसे? अगर A नलका बंद है और B नलका बंद है, दोनों बंद हैं, तो क्या पानी बहेगा बाहर? क्या यहाँ पे पानी आएगा? नहीं। अगर A बंद है और B खुला हुआ है, क्या पानी आएगा? नहीं। अगर A खुला हुआ है और B बंद है, तो पानी यहाँ तक तो आ जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो पानी नहीं फ्लो होगा। ये आपकी आउटपुट है।
ये वो जगह है जहां पे आउटपुट आ रही है। सिर्फ पानी उस वक्त आएगा जब ए भी 1 है और बी भी 1 है। सो दिस इज योर एंड गेट, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेट्स लुक एट द और गेट। और के केस में आप ये देख रहे हैं, दिस इज, लेट्स अज्यूम माय बी एंड दिस इज माय ए। इफ ए इज ओपन and B is closed, let's say मैं दूसरी जगह से शुरू करता हूँ। If A and B are both closed, आउटपुट पे कोई पानी नहीं आ रहा, so 0 0 is 0. However, A या B में से कोई एक भी अगर खुला हुआ है तो आउटपुट पे पानी आ रहा होगा, और A और B अगर दोनों खुले हुए हैं तो तब भी आउटपुट पे पानी आ रहा होगा. So this is your OR. Essentially, a parallel connection is creating an OR. Finally, you see here a NOT. नॉट को बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट एनी हाउ दिस इज योर नॉट। अब ये नॉट किस तरह से बन रहा है, ये मेरा आउट है, ठीक है, इसको आउट समझ लें, और ये वाला टैप जो है ये यहां पर लगा हुआ है, सो दिस इज माय टैप। अगर मेरा टैप 0 है यानी क्लोज्ड है, तो यहां से पानी नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि ग्रेविटी इसको एड कर रही है, तो अगर गिर सकता होता तो यहां गिरता, लेकिन ये यहां नहीं गिर सकता, और सारा पानी यहां फ्लो कर रहा होगा। मीनिंग जिस वक्त ए 0 है तो आउटपुट के ऊपर आपका 1 आ रहा है, यानी देयर इज अ फ्लो। When A is 1, मैं ये नलका खोल दूंगा तो सारा पानी यहाँ गिरना शुरू हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं जाएगा, इस पाइप में कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। सो दिस इज योर नॉट। सो इस सिंपल एग्जांपल में होपफुली अब आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया, और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर देता हूँ अगली बात के लिए जो मैंने करनी है। लेट मी जस्ट पार्शली रिमूव स्टफ, नॉट एवरीथिंग, जस्ट सम ऑफ इट। ऑलराइट, यहां पर आपको प्रोपेगेशन डिले बड़ा क्लियरली नजर आ जाएगा। देखिए, अगर मैं ए वाले गेट को इस पॉइंट के ऊपर ओपन कर दूं तो कुछ वक्त लगेगा यहां तक पानी पहुंचते हुए। अगर मैं यहां से ऊपर से पानी छोड़ूं, बिल्कुल इस पाइप में पानी ना हो, तो कुछ टाइम लगेगा यहां तक पानी आते हुए। यानी कोई भी चेंज जो यहां आकर होगी वो कुछ टाइम बाद यहां तक पहुंचेगी। यही हाल हमारे सर्किट्स का भी है। ये मेरे वायर के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। My current, if it is moving in this direction, तो इसके यहां से यहां पहुंचने का टाइम इंस्टेंटेनियस नहीं है। It will take a while for the current to go from or to travel through this wire. ठीक है, और ये डिले यूजुअली नैनो सेकंड्स के अंदर होता है। अभी मैं आपको इसके थोड़ी सी एग्जांपल्स भी दे दूंगा कि एक्चुअली कितना होता है। Similarly, if you have a gate here, these gates are typically implemented using transistors. सो जब भी आपने यहाँ कोई चेंज की है, वो चेंज इसके अंदर से होती भी बाहर निकलनी है। सो इट्स गोना टेक अ व्हाइल when once it travels through this, and that could take anywhere from like as high as 10 nanoseconds to as low as values in picoseconds, but there is a delay, and that's your propagation delay. ठीक है, तो अब यहाँ इस एग्जाम्पल से, इस पानी की एग्जाम्पल से आपको एटलीस्ट ये जरूर विजुअलाइजेशन हो जानी चाहिए कि किस तरह से करंट जो है वो ट्रेवल कर रहा है आपके सर्किट के थ्रू। दूसरी बात, और ये मैं आपको एक अलग से, बिल्कुल एक डिफरेंट मौजू है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करीब लाना चाहूँगा कि हम नॉर्मली ना गेट्स के लेवल पर आकर रुक जाते हैं कि जी एंड गेट होता है और गेट होता है या नॉट गेट होता है। बाय द वे, इन 3 गेट्स को अगर मिलाकर, अगर ये तीनों आपके पास मौजूद है ना, तो अब आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दीज 3 गेट्स अलाउ यू टू इंप्लीमेंट एनी लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो मिलाकर these become a universal availability, और इन तीनों की मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास एक और तरह के गेट है, और मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इसका मौका नहीं है। इफ यू हैव अ NAND gate, just a NAND gate, I can actually show how you can use NAND gates to implement an AND gate, OR gate and a NOT gate, which means कि खाली NAND gates को use करते हुए you can implement any other gate. So that's why a NAND gate and similarly a NOR gate, जो कि इस तरह का होता है, are known as universal gates. ठीक है, इनकी मदद से कोई भी गेट इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो इनको हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको ऊपर पानी का दिखाया है ना, एसेंशियली मैंने आपको ये दिखाया है कि ये सब मिलाकर एक रेसिपी है पूरा कंप्यूटर बनाने की। तो नाउ गुड लक, हैव अ big tank and a lot of taps and implement your microprocessor, or not a microprocessor, just a processor, a logic processor, using just water and taps. Theoretically there is nothing stopping you, practically there are many things stopping you, लेकिन किसी न किसी हद तक, at least addition subtraction की हद तक तो you can implement this. ठीक है, अभी मौका नहीं है, वरना हम इसकी मजीद डिटेल में जाते। थोड़ा सा सर्च कीजिएगा मैकेनिकल गेट्स के ऊपर और मोलेकुलर गेट्स के ऊपर, एंड you'll find interesting stuff once you search for all of that. अच्छा जनाब, लेकिन अब मैं आपको हार्डवेयर में इंप्लीमेंटेशन से एक लेवल और नीचे ले आऊं कि आपको गेट्स तो हम दिखाते हैं, ये गेट्स एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे होते हैं। Here is an example.
कैन यू गेस व्हाट काइंड ऑफ अ गेट इज दिस? थोड़ा सा टाइम लें, इस वीडियो को देखें। ये कौन सा गेट है? दो स्विचेस लगे हुए, मैं इन स्विचेस को ए और बी कह देता हूं। ये क्या लग रहा है? यस, दिस इज योर एंड लॉजिक। क्या इसको देखकर आप खुद से और लॉजिक बना सकते हैं? यहाँ पे सिंपली बैटरी लगी हुई है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है जब ये दोनों के दोनों स्विचेस क्लोज्ड हैं। यहाँ पे बाय द वे इलेक्ट्रिक स्विचेस के केस में क्लोज्ड का मतलब होता है कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यानी कि स्विच ऑन है। जब ये दोनों के दोनों स्विचेस ऑन हैं तो ये लाइट ऑन हो रही है, विच इज़ योर आउटपुट बेसिकली। सो दिस इज़ योर एंड लॉजिक, ठीक है। और ये पूरा करंट जब ये सर्किट पूरा क्लोज हो गया, यानी ये लूप पूरा हो गया, तो करंट फ्लो करने लगा और यहाँ से इस तरफ कन्वेंशनल करंट मूव करना शुरू हो गया, ठीक है जी। अच्छा जनाब, और बना सकते हैं खुद से? बनाइए ज़रा, पॉज करें, बनाएं। दिस इज योर और पैरेलल कनेक्शंस। अब इस पूरी चीज के अंदर अगर मैं खाली एक बात आपको और बता दूं कि यू कैन यूज अ ट्रांजिस्टर, एंड दिस इज जस्ट बेसिक थिंग्स जो आप अपने मैट्रिक या ओ लेवल जो कुछ भी करके आए हैं उसमें पढ़ के आए होंगे। यू कैन यूज अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो कहानी खत्म हो गई। अब आपको समझ में आ गया स्विचेस से गेट्स कैसे बनते हैं और ट्रांजिस्टर से स्विचेस बनते हैं। So now you can basically implement your gates using transistors. तो अब होपफुली आपके जहन में वो कोई भी कंफ्यूजन, कोई पर्दा नहीं रह गया होगा, एब्स्ट्रैक्शन नहीं रह गई होगी कि जी गेट्स से हार्डवेयर तक कैसे जाते हैं। यस, जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है तो बहुत सी ऑप्टिमाइजेशंस हो रही होती हैं, बट एट अ वेरी सिंपलिस्टिक लेवल दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। तो ये वो बात थी प्रोपेगेशन डिले की। वापस हम इसी स्लाइड के ऊपर वापस आए हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये तो खैर पहले से 1 था, ये इस पॉइंट पे 1 हुआ। इस पॉइंट के ऊपर अगर इंस्टेंटेनियसली चीज़ें हो रही होती तो आउटपुट को, यानी इस ब्लू लाइन को, दिस ब्लू लाइन इज माई आउट, इस ब्लू लाइन को, और ये इसकी एंड है, सो दिस इज ए एंड बी, इसको फौरन 1 हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ वक्त लगा इस चेंज को गेट में से ट्रेवल करते करते। ये कौन था? ए था, बी था, ये बी था। सो इस चेंज को गेट में से ट्रेवल करते करते आउटपुट तक पहुंचते पहुंचते कुछ वक्त लगा, ठीक है। और ये वक्त, जैसा कि हमने कहा कि जो प्रोपेगेशन डिलेज हैं, और ये नीचे मैंने रेफरेंस भी दिया हुआ है, इट्स 1 नैनोसेकंड फॉर एवरी 6 इंचेस ऑफ लेंथ ऑफ अ वायर अप्रॉक्सीमेटली। एंड लॉजिक गेट्स के अंदर ये दिस कैन रेंज फ्रॉम लाइक 10 नैनोसेकंड्स डाउन टू पिकोसेकंड रेंज, डिपेंडिंग ऑन कि एक्चुअल टेक्नोलॉजी नीचे क्या यूज हुई है आप उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है जनाब। तो आपको ये भी समझ में आ गया, और उसके बाद ये भी समझ में आ गया कि जब दूसरी ये चेंज हुई है कि जहां पर आपका ए जो है उसमें चेंज आई है, तो अगेन ये भी वक्त लेगी आउटपुट तक पहुंचते पहुंचते। तो लिहाजा ये आपके फॉलिंग एज का डिले है, यानी जब इसने नीचे जाना था, इनपुट लो हुई और उसका असर बाहर तक आना था, या इनपुट हाई हुई उसका असर बाहर तक आना था, दोनों केसेस में देयर इज रिलेटेड प्रोपिगेशन डिले, ठीक है जनाब। क्लियर हो गया? सो नाउ वी नो गेट्स, नाउ वी नो सिंबल्स, नाउ वी नो प्रोपिगेशन डिलेज, नाउ वी आर रेडी फॉर टैकलिंग the main questions.